का हमारा शो है वो 4th ट्राइमेस्टर के हवाले से है कि बच्चा पैदा करने के बाद ख़ातून के लिए जो अगले 3 माह होते हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसको कैसे कैसे अपना ख्याल रखना है, अपनी नफ्सियाती हेल्थ का, अपनी जिस्मानी हेल्थ का और अपनी हाइजीन का। ये बड़ा मैटर करता है, उसको क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें उसके लिए अच्छी हैं, उसकी बॉडी के लिए अच्छी हैं, क्या चीज़ें उसके हार्मोनल को जो बैलेंस जो आउट हो जाता है उसको बेहतर कर देगा, और ऐसी क्या चीज़ें जिसको वो खाएगी तो उसका फीड अच्छा आएगा। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि हमारे यहाँ बेचारी इतनी चीज़ों से गुजर रही होती है कि कभी कभी लड़कियाँ ये शिकायत करती हैं कि उनको फीड ही नहीं आ रही होती क्योंकि प्रेशर में भी बड़ी आ जाती हैं। और कुछ हम देखते हैं कि जगहों पे मैं तो कहती हूँ PG-13 यहाँ पे बल्कि 18 यहाँ पे लगाते हैं। ऐसा भी होता है कि जब लड़कियाँ फीड कराने बैठती हैं तो जो ख़ानदान की बड़ी ख़वातीन है वो उसके सामने आके बैठ जाती हैं और फिर जो ऐसे पूछती है कि अच्छा तुम्हें फीड सही आ रही है कि नहीं आ रही। तो मतलब ये ऐसी चीज़ें होती है कि आप वो लड़की को और कमज़ोर कर देते हैं, उसको और प्रेशर में डाल देते हैं और उस प्रेशर में वो बेचारी वो देखें प्रेशर आप पे डाला जाए ना, कोई काम आप करें, आपके सामने लोग आके बैठे तो आपसे चीज़ें सही नहीं होंगी, आपके हाथ पाँव फूलने लग जाएंगे। तो बहुत सारे ना चीज़ों में अपने रवैयों को भी देखना चाहिए, कुछ ऐसी है जो हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा एक और चीज़ नहीं करनी चाहिए मदिया, जब बच्चा सो रहा हो तो आके उसको उठा के प्यार करके चले नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसके बाद माँ संभाल रही होती है। और बच्चे के मुंह पे प्यार ना करें खुदा के लिए, ये भी नहीं करना, बच्चे के मुंह पे प्यार ना करें बिल्कुल। और बच्चा सोते हुए ना सोते में उठा देते हैं क्योंकि इससे भी जो है ना डिप्रेशन में लड़की चली जाती है। मेरे पास मेरी एक पेशेंट थी, उसको अपने बच्चे से नफरत हो गई थी। वो क्योंकि इतना एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन कह रही, इसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। ये होता है, ये डिप्रेशन की एक कसम होती है। जी जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम डिप्रेशन है बड़ी। कैमोमाइल टी और माँ का भी पुरसुकून नींद, क्योंकि माँ को बच्चे के साथ टाइम टेबल को मैनेज करने दे। जो खानदान वाले आ जाते हैं और प्रेशर में बच्चे को उठा के क्योंकि आपसे मिलने आ जाएं, बच्चे को लेकर आ जाएं, तो ये भी ना। आंखें तो खोलो बेटा, आंखें तो खोलो, किसने गई आंखें? अरे भाई आंखें खोल लेगा, आप देख लेंगे। ठीक है। अच्छा अब एक मैं आपको आपने चीज नोट किया, आजकल के जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी आंखें खुली होती, पहले एक हफ्ता बच्चे आंखें नहीं खोलते थे, अब तो बच्चा नर्स एक्टिव बच्चे जैसे हम तो देखते हैं, जैसे अब थिएटर में या लेबर रूम में होते हैं उसी वक्त बच्चे आंखें खोल के यूं पूरा गेज कर रहे होते हैं। ट्रेंड चेंज हो गया, पहले बच्चों की वाकई नहीं आंखें, अब तो आप आंखों का कलर भी देख सकते हैं, सब कुछ देखते हैं। जी जी, होल्डिंग भी बहुत वक्त से पहले हो गई है अभी, नेक होल्डिंग, गर्दन भी बहुत जल्दी कैसे बच्चे आ रहे हैं प्रो हाई टेक के सब हर चीज तो ये पहले के जमाने में बिल्ली के बच्चे भी 7 दिन में खोलते थे, हमारी आंखें 15-15 दिन में खुली, लेकिन आजकल आप सही कह रहे हैं, बच्चे फौरन आंखें खोल लेते हैं। अच्छा मैं सिखा रही हूँ मल्टी वाइटामिन टी। मल्टी वाइटामिन टी, साथ में मल्टी वाइटामिन इसको नाम दे दें, या मसाला टी, जो आपकी ब्लोटिंग को खत्म करने में आपकी मदद करेगा। और जो एक है ना खवातीन में फौरन की पतली हो जाऊं, पतली होंगे आप जब फैट वगैरह सब खत्म करेंगे। यह नहीं होगा कि आप माशाल्लाह पिज्ज़ा, शॉर्मा, बर्गर और चॉकलेट सब खाएंगे और आप बोलेंगे कि उसके बाद मैं ये टी पी लूँ, तो ऐसा कोई इसमें वो नहीं। ठीक है। इसमें लेमन ग्रास एक इतना सा टुकड़ा, पानी को खुलाए इसमें डाल रही हूँ। लौंग आपके गट हेल्थ के लिए भी अच्छी है, साथ साथ में आपके चेस्ट इन्फेक्शन के लिए भी अच्छी है। इसमें दालचीनी छोटा सा टुकड़ा, मेथी दाना चुटकी, सौंफ आधी टिप, ये चुटकी से थोड़ी ज्यादा, सौंफ ज्यादा डालेंगे आप, आधी हाफ टी स्पून, और जीरा, और इसमें आप डालेंगे बड़ी इलायची। ठीक है, बड़ी इलायची, इनको अच्छी तरह खोलाएं। ठीक है, खोलाने के बाद इसमें अगर चाय की पत्ती डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, कैफीन है वो भी पेन को मैनेज करने में आपकी मदद करेगा। ये टी बना के रखें, थ्रू आउट द डे पीते रहे। अगर कैमोमाइल आपके पास है तो कैमोमाइल टी आपने अलग इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह इससे आपका वेट मैनेजेबल होगा और बच्चे को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी फीड मुतासिर नहीं होगी। जी बिल्कुल नहीं होगी, फीड अच्छी आएगी। अच्छा पॉपकॉर्न बहुत अच्छे होते हैं, बेबी कॉर्न्स बहुत अच्छे होते हैं, जिनको अगर फीड का मसला हो, नहीं आ रहा हो, तो आप उबाल के कॉर्न जरूर इस्तेमाल करें। अब कुछ लोग कहेंगे इससे गैस हो जाती है, तो उसके बाद अदरक का कहवा पी लें। लेकिन फीडिंग मदर जो चाहती है अपने बच्चे को फीड कराना, तो देखें हम नेचुरोपैथी में
जो प्रोलेक्टिन हमारा जो हार्मोन है, फोर्थ हार्मोन, उसके लिए अगर वो सही नहीं है, और मैं कहती हूँ अगर आप सफ़ेद ज़ीरा, पॉपकॉर्न, मेथी दाना खा रहे हो तो आप नहीं खाओ, ठीक है। ताकि वो उसके अगर लेव्स रेज्ड हैं तो वो नहीं खाओ। तो ये चीज़ें इसको रेस्ट करने में आपकी मदद करती है ताकि आप सही तरीके से फीड कराएं। ठीक है, ठीक है। हाँ, चले, आपकी चीज़ें कंप्लीट होगी जी। चले, अच्छा मुझे ये बताएं, हमें डॉक्टर वजीहा की पंजीरी बहुत अच्छी है, ये जो दी जाती है लड़कियों को, तो ये क्या सिर्फ बच्चा पैदा होने के बाद देनी चाहिए या फिर ये बच्चा पैदा होने से पहले भी ली जा सकती है? इसका ज़रा मुझे कॉन्सेप्ट बताएं, ये कैसे काम करता है? ज़्यादातर तो यही ऐसा बच्चा पैदा होने से पहले अक्सर जो ख़वातीन के साथ मसला होता है ना, वो उल्टियाँ वगैरह, वोमिटिंग इश्यूज़ होते हैं और कुछ खाया नहीं जाता, अक्सर एसिडिटी वगैरह के भी इशू हो जाते हैं। तो क्योंकि इसमें असली घी वगैरह डलता है तो ये तो कभी कभार डाइजेशन इश्यूज़ आते हैं, तो बेस्ट यही है कि इसे बाद में लिया जाए। वैसे तो इसमें नट्स हैं, मखाने हैं, सारी ऐसी चीज़ें जो हेल्दी हैं, मगर ये कि बेस्ट ये है कि इसके बाद लिया जाए और ये बहुत अच्छा है। अब मैंने अक्सर माओं को देखा है वो वेट की चक्कर में कि हम लोग को घी पहुंचेगा, ये होगा वो होगा, तो फौरन आफ्टर डिलीवरी प्लीज अपने वेट के बारे में मत सोचें, कोई भी ना सोचें, और वो खवातीन जो उनसे मिल रही हैं वो इस पे बात भी ना करें, क्योंकि बोल देते हैं फिर वो पहली इतनी हार्मोनल इश्यूज होते हैं। पता है डॉक्टर वजीहा, असल में ना हमने देखी हुई ये वाकई, जब ये केट में अक्सर बताती भी, केट मिडल्टन वगैरह जब ऐसे शाही खानदान में बच्चा होता था तो जैसे बच्चा पैदा किया जब बाहर निकले हुए तो उनको ड्रेस ही ऐसी पहनाई हुई कि उतनी पतली सी कमर नजर आ रही, तो लोगों को लगता है कि बस बच्चा पैदा किया और पेट ठक करके वैसे असल में ऐसा नहीं होता। देखिए एक चीज ये, आप बोलो। देखिए एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी पर्सन इज यूनिक, सबका अलग अलग है। कोई लोग वाकई जल्दी अपने उस पर वापस आ जाएंगे, कोई नहीं आएंगे, और फिर बॉडी टाइप्स भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, एक एलिमेंट होता है वाटर और एयर और फायर, ठीक है, किसी में कोई एलिमेंट ज़्यादा होता है, किसी में ठीक होता है, अलग अलग तरह से। फिर क्या होता है, अक्सर मैंने ही देखा है कि जो मेरे पास क्लाइंट्स होती हैं, बात होती है ये चीज़ गर्म है ये हम नहीं लेंगे, ये ठंडी है ये हम नहीं लेंगे। कोई चीज़ गर्म ठंडी नहीं होती, हर चीज़ अगर एतदाल में ली जाए तो वो ठीक है। आपकी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है वो चीज़ होती है। तो इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर वाकई आपको सूट नहीं कर रही है, आपने खा के देखा नहीं सूट कर रहा है, तो ठीक है आप मत लें, दूसरे पे वो चीज़ अप्लाई नहीं होगा। अच्छा बच्चे, ये पर्सन टू पर्सन वेरी, ये ब्लोटिंग क्यों होती रहती है, फिर उसके बाद ये ब्लोटिंग रह जाती है बॉडी में? असल में हम इससे क्या गलत खा रहे हैं? देखें, गलत खाने की बात नहीं है, जब आप एक चीज़ से गुजर रहे हैं तो एयर आपके अंदर गई है, ठीक है। जब आपका ऑपरेशन हुआ तो भी आप ओपन हुए हैं, फिर नॉर्मल केस में भी बार बार आपने देखे किन चीज़ों से खवातीन गुजर रही होती हैं, ट्रॉमा में चली जाती हैं, तो एयर जाती है, साइंटिफिकली प्रूव बात है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसकी वजह से गैस्ट्रिक इशूज़ और ब्लोटिंग खवातीन में 99% हो रही होती है। तो उसके लिए अदरक का खैवा सबसे अच्छा है, खाने के बाद आप ले लें अदरक का खैवा, वो आपकी ब्लोटिंग आहिस्ता आहिस्ता सेट कर देगा। और फिर आफ्टर डिलीवरी बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ गर्म ठंडा कुछ भी नहीं होता, आप हर चीज़ लें, आप अंडा भी लेंगे, आप मीट का इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। और कोशिश ये करें सप्लीमेंट से ज़्यादा आप अपनी डाइट से क्योंकि इसको पूरा करें, क्योंकि गट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं खवातीन में। उसकी वजह से जब आप सप्लीमेंट लेते हैं ना, तो वो फिर अगेन किसी को डायरिया कर देता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन कर देता है, क्योंकि आयरन सप्लीमेंट लेने के बाद वो तभी सही से डाइजेस्ट होगा और एब्जॉर्ब होगा। देखिए हम कुछ भी खा लें, असल चीज़ होती है एब्जॉर्प्शन। अगर न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में नहीं गया, आपकी वो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हुई, तो फिर आप उस तरह से जो है आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होगी और वो जो दर्द तकलीफें वो उसी तरह रहेंगी। अक्सर इतनी ज़्यादा खवातीन कैल्शियम ले लेती हैं, विटामिन डी डेफिशिएंट होती हैं, तो इन सब चीज़ों अच्छा मैंने कुछ देखो कोई एक बच्चा देखा फैमिली में कि उसके दांत के साथ पैदा हुआ था, तो ये क्या होता है? मेरे ख्याल में जेनेटल होता है, कुछ बच्चे पैदा होते हैं दांत के साथ कुछ होते हैं, उनके दो दांत बच्चे से डरने की जरूरत नहीं नहीं खुले होते मसूड़े किनके दांत होते हैं, ऐसे है, तो आप डरना नहीं है बच्चों से। हाँ, बस वो ब्रेस्ट फीडिंग में ख्याल करना होता है कि माँ को बाइट तो ये बड़ी वहाँ ऐसा नहीं कि कैल्शियम की बहुतात की वजह से बहुत ज़्यादा कैल्शियम बहुत सारी नहीं, अल्लाह ताला ने बच्चे को बड़ा प्रोटेक्शन में रखा। हाँ अच्छा, लाहौर से हमारे साथ कॉलर भी है। इरम, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मैम? अल्लाह का शुक्र है। इरम मैम ना बोले, मदिहा बोले, मुझे टीचर थोड़ी आपकी टीचर जी। अच्छा मैम, मैंने ये सवाल करना है कि मुझे ना पहले एक मेरी 5 साल की बेटी है। अच्छा, उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई थी, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, मेरा मिसकैरेज हो गया, तो मेरा पेट हुआ है। तो पेट हो गया है, तो मेरे से यानी कि जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, मेरी कमर में निचले हिस्से में इतना पेन होता है ना, तो ये एक तो हिप होती है, हिप के ऊपर जो मोटे वाला मांस है, यानी कि मुझे वैसे तो नहीं बोलना, मोटे वाला मांस है, उस जगह पे इतनी शदीद पेन होती है, और उसके बाद मुझे हमल भी नहीं हो रहा। काइंडली मुझे आप बता दें प्लीज।
ठीक है। सही। कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? कॉन्स्टिपेशन का पूछना है वैसे कॉन्स्टिपेशन आपको रहती है ना? नहीं मैम। अच्छा, और आपका ऑपरेट हुआ था तो आपकी ट्यूब रिमूव हुई थी? जी मैम। अच्छा ठीक है, सही। अच्छा, जो कमर में दर्द है वो देखिए इनका तो क्रॉनिक प्रॉब्लम लग रहा है ना, और स्पेशली जब हिप के ऊपर जो जॉइंट में अगर वो कह रही हैं पॉसिबिलिटी है सैक्रोइलिक जॉइंट में अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह ना हो रहा हो, तो इनको ऑर्थोपेडिक को दिखाना चाहिए, बिकॉज कि अभी तो नॉन प्रेग्नेंट हैं, इवेल्युएट हो जाएगा। अगर कोई मेडिसिन वगैरह कुछ मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं, हो सकता है इन्होंने वेट पुट ऑन बहुत कर लिया हो या इनका पोस्चर ख़राब हो, उसकी वजह से ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं, बैक केयर की एक्सरसाइजेज, जिससे कि ये बेहतर हो जाता है। कितना मैटर करता है आपका? बहुत, स्पेशली प्रेगनेंसी में ना, जिसको हम कहते हैं लंबर लॉर्डोसिस। एक तो प्रेगनेंसी का वेट आपका सेंट्रल पॉइंट होता है ना, आपका पेट बड़ा हो गया, ठीक है। अब उस पेट को बैलेंस करने के लिए पेशेंट या तो यूं चलते हैं या यूं, या आप देखें तो यूं चल रहे होते हैं, ठीक है। सो अब कंटिन्यूसली बेल्ट भी होती है ना, तो अब कंटिन्यूसली अगर आप यूं चल रहे हैं, यूं चल रहे हैं या आप यूं चल रहे हैं, तो आपको फिर वो पूरा बैक एक हो गया ना। और उसके बाद चलें वो 9 महीने इस तरह, एंड देन डिलीवरी के बाद सबसे मुश्किल काम है ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे हम सुबह से बात कर रहे हैं। तो आप बेबी को तो आपने लैप में रखना ही है, फीड कराना है। सो उसमें क्या होता है, पेशेंट यूं कर के बेबी को फीड करा रहे हैं, सो आपका कंधा, आपका ये सब अलाइनमेंट खराब हो गए। सो ये सारी चीज़ें अब तो, और फीडिंग 2 साल चलेगी, बेबी वेट बढ़ता जाएगा विद टाइम। तो स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ स्टेब्लिश मिल्क होने के लिए 2-3 चीज़ें, एक तो बॉन्डिंग, दूसरा आपका पोस्चर सही हो, आप कंफर्टेबल बैठे हों, और स्ट्रेस फ्री। जो आपने हार्मोन्स की बात की, प्रोलैक्टिन, ये सब यहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर आप स्ट्रेस में, सामने जैसे आपकी कोई घर वाली खवातीन बुढ़िया बैठी हुई हैं सारी, वो देख रही हैं आप कैसे फीड करा रहे हैं, ऑब्वियसली पहले बच्चे में शर्म आती है लड़कियों को, आपको प्राइवेसी चाहिए होती है। सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग में। तो आप कंफर्टेबल कोई अपना पीछे तकिया रख लें, बेड पे बैठ के कर लें, या कुर्सी पे बैठ के। पिलोज आ गए फीड कराने के लिए। नहीं, अगर आपके पास सहूलत तो सिंपल तकिया रख लें पीछे, अपने आप को पहले कंफर्टेबल करें, अपनी यहाँ लैब पे भी तकिया रख लें, ताकि आपका ये वजन भी कम हो जाए कि आपको बच्चे को पूरा इसमें उठाना पड़ रहा है, ठीक है। फिर फीड कराएं, क्योंकि मोस्टली आपको एपिड्यूरल इंजेक्शन भी लगा होता है, और उसके बाद उसका भी पेन है। मैं कितना वो हमने सुना था कि कहा जाता है कि बॉडी आपकी कच्ची होती है, इसलिए हमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारी खवातीन जो है ना, वो जल्दी से उनकी कोशिश होती है बस जल्दी ना हम ठीक हों और हम जिम का रुख कर लें। तो ये योगा या जिम या एक्सरसाइज वगैरह, इसके लिए हमें कितना टाइम देना चाहिए? देखिए, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि अगर सी सेक्शन हुआ है, ऑपरेशन 6 वीक्स, तो आप जैसे वेट नहीं उठाना, तो कोई हैवी एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। योगा कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेचेस वगैरह ना करें कि आपकी बॉडी जो जिसका कहते हैं कच्ची है या स्टिचेस लगे हुए हैं वो ख़राब हो जाए। आप हल्की फुल्की जैसे वार्म अप कर लिया है, वॉक कर लिए, हल्के फुल्के बैठ के अपने मूवमेंट कर लिए, वहाँ तक ठीक है। योगा में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे एकदम से नहीं कि बस जी आपने 1 महीने में दारा सिंह बन गया आप। हाँ बिल्कुल, आपको 6 पैक बना लेने, आप बॉडी बिल्कुल स्लिप, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ सारी बच्चियों से कि पहले 2 साल बच्चे के आप भूल जाओ अपने आप को, इसलिए कि आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी, आगे भी अल्लाह टाइम देगा, लेकिन 2 साल फुल बच्चे को टाइम देना है, और उसमें आपकी सेहत का अच्छा होना और आपका खुश मिजाज होना और सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस टेंशन में रहोगे, वेट कम करना है, फिगर सही करना है, स्किन, बाल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ना आपका मदर फीड आएगा, ना आप घर को टाइम दे सकते हैं, ना बच्चे को टाइम दे सकते हैं, आप 100% आप परेशान रहेंगे। तो ये 9 महीने की प्रैक्टिस होती है कि जी अब आपने आने वाली की तैयारी तो कर ली है, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि जी हमने ये टाइम गुजारना कैसे। बिल्कुल रिलैक्स होके, अल्लाह की नेमत, इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दे दी है, तो उसका ख्याल रखें, इतनी बड़ी अमानत दी है, और भरपूर तरीके से उसको एंजॉय भी कीजिए, और अपना ख्याल रखते हुए। डिप्रेशन, टेंशन किसी चीज़ का इलाज नहीं है। और जैसे डॉक्टर साहबा बैठी हुई हैं, बहुत सारे, आप काउंसलिंग ज़रूर करवाइए।